प्रारंभ करावा. हरिओम. 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 हरिओम हरिओम. सर्वांना नमस्कार. आजचं आपलं पुष्प 11 दादांनी आत्ताच सांगितलं. आणि आपला जो विषय आहे स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास. आणि याच्या अंतर्गत आपण आज बाराक्षराबद्दल माहिती घेणार आहोत. बाराक्षर म्हणजे काय, बाराक्षराचा उपयोग काय, बाराक्षर पद्धती मध्ये जे शक्तीकृत बाराक्षर करण्यात जातात त्याचा काय फॉर्म्युला असतो, या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपण माहिती घेऊ. आज हम बाराक्षर स्वास्थ्य के उद्देश्य से कितने अच्छे साबित हुए हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे. तत्पश्चात उसके सॉल्ट को शक्तिकृत कैसे की जाए इसके बारे में भी कुछ मैं जानकारी आप लोगों के सामने रखूंगा. सर्वप्रथम गुरु वंदना. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुवे नमः. रामचरितमानस में शंकर और पार्वती जी के लिए एक प्रार्थना की है. भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विनान पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वर. श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते. हमने शुरू से एक बात देखी थी. मानव के 5 मौलिक मांगे हैं. कौन सी? शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहम में प्रेम. ये हमारी 5 मौलिक मांगे. ये 5 मौलिक मांगे पूर्ण करने हेतु हमें 5 प्रकार के बदलाव करने पड़ते हैं, जिसके माध्यम से संतुलित आहार वगैरह मैंने बात की थी. हर चीज को हासिल करने के लिए कुछ साधना पद्धति होती है. मैंने कहा था कि रामचरितमानस के आधार पे 3 सूत्र हैं: तप, सेवा और सुमेरन. हमने देखा था कि तप का संबंध खाने या न खाने से है, सेवा का संबंध देने से है, और सुमेरन का संबंध भगवान से नाता जोड़ने से. इन चीजों को हमने शुरू से देखा हुआ है. इसके बारे में हर बार हम इसलिए जिक्र करते हैं कि व्यक्ति बहुत जल्दी भूल जाते हैं. कानों को अच्छा लगता है, हम लोग सुनते हैं, बाद में भूल जाते हैं. मगर ये सूत्र ऐसे हैं कि जो जीवन में उतारे जाने चाहिए, और इसीलिए हम इसको बार बार रिपीट करते हैं. ये तीनों जो साधना है, तप, सेवा, सुमिरन, हमको एक साथ कर लिया. इसके पहले हमने एक विषय को छेड़ा था गत शनिवार को, अकाली वृद्धत्व. अकाली वृद्धत्व क्या है? अकाली वृद्धत्व को ही ट्रीटमेंट के माध्यम से पोस्टपोन किया जा सकता है, तारुण्य कायम रखा जा सकता है. इसके बारे में मैंने कुछ आपको बातें बताई थी. आज हम जो बाराक्षर के बारे में बात करेंगे, हर बार मैंने एक बात आपसे कई शायद 2 शनिवार से की है कि कोई भी चीज की हम जब शुरुआत करते हैं तो पहले ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर से संपर्क करते हुए हम उसकी शुरुआत करते हैं. और इसीलिए आज भी हम 5 मिनट का ध्यान, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मेडिटेशन बोलते हैं, भगवान से नाता जोड़ना, भगवान का आशीर्वाद लेना, यह कार्य हम लोग हर बार करते हैं.
तो 5 मिनट का ध्यान हमको शुरू में करना है, जिससे एक वातावरण निर्मित होती है, भगवान का अस्तित्व हमारे जीवन में आ जाता है और उसका आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आंखों का चश्मा उतारें। हमारी जो बैठक हो ज्यादा ऊंची ना हो, आंखें बंद करें। इसके पूर्व भी मैंने कहा था कि जिनका जिस देवता पर विश्वास है, जिस गुरु पे श्रद्धा है, उसका चित्र आंखों के सामने लाए। कोई राम भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, प्रतिमा आंखों के सामने लाएं। शुरुआत में जरूरत लगती है तो नामों का उच्चार करें। गुरु का अगर मार्गदर्शन है, गुरु ने मंत्र दिया है, तो उस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करके धीरे धीरे शांत होने का प्रयास करें। मन में विचार आएंगे, जाएंगे, उसको जैसे हम चलचित्र पर सिनेमा देखते हैं, वैसे ही उन विचारों को देखते रहें। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, धीरे धीरे विचार आने की प्रक्रिया धीमी होगी। कुछ महीने, कुछ साल के बाद हो सकता है आंखें बंद करने पे मन निर्विचार हो, निर्विचार हो। राम। प्रेम। अभी
हम अपने विषय के शुरुआत करते हैं। ध्यान के संबंध में एक दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कई लोगों को ध्यान में नींद आ जाती है, बुरी बात नहीं है। सुबह जल्दी उठ गए, कई बार उठने की इच्छा नहीं होती क्योंकि आंखों में नींद रहती है। ऐसे लोगों ने अगर 10 मिनट का ध्यान उठते बराबर बिस्तर पे ही किया तो निश्चित है कि नींद की आवश्यकता कम हो जाती है, और इसलिए उठते बराबर का ध्यान बहुत ही फायदेमंद होता है। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने के प्रथम तप सेवा सुमिरन के बारे में एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो समाज के लिए अति आवश्यक। जैसे मैंने कहा था, तप का संबंध खाना न खाने से। खाने का संबंध हमारे शरीर में जो सेल्स बनने की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए खाना आवश्यक है। और जहां तक न खाने की बात है, न खाने के बाद कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में एक कुदरती डॉक्टर बैठा हुआ है। वह जब खाना पेट में नहीं आता है तो शरीर को दुरुस्त करने हेतु एक्टिव हो जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जीवनी शक्ति बोलते हैं। तो जब पेट में कुछ ना रहे तो जीवनी शक्ति सफाई का काम करती है। सेवा में मैंने आपको 3 बातें बोली थी। आय का दशांश, खाने का चतुर्थांश, और 24 घंटे में 1 घंटा निःशुल्क सेवा। हमारे हर साधक के घर में भगवान के पास में एक डिब्बा रखा रहता है। जो भी आय आती है उसमें से 10% उसमें डाला जाता है। जब भी हम लोग खाना खाते हैं, 1/4 अलग से भगवान की थाली सजाकर उसमें रखा जाता है, और जो भी दरवाजे पे याचक या प्राणी आए उसे बहाल किया जाता है। और तीसरा सूत्र मैंने बताया था, 24 घंटे में 1 घंटा निःशुल्क सेवा, जिसका कोई चार्ज ना हो। 10 विद्यार्थियों को फ्री सिखाने वाला एक टीचर, 10 पेशेंट में से एक पेशेंट को फ्री ट्रीट करने वाला एक डॉक्टर भी समाज की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में मैंने जो ध्यान के बारे में जिक्र किया था, 24 घंटे में 1 घंटे का ध्यान 3 बार 20-20 मिनट, या सुबह 10 मिनट, सोते समय 10 मिनट, और बीच में 2 बार 20-20 मिनट का ध्यान किया जाए। ध्यान का एक अपना महत्व है। मैंने कहा था कि ह्यूमन बीइंग इज 98% मेंटल और 2% फिजिकल। सो हमारी 98% एनर्जी, ये 98% विचारों को बदलाव लाने में खर्च होनी चाहिए। फिजिकल लेवल पे 2% फिजिक है, उसके आवश्यकता के अनुसार उसको खाना देना, उसका मेंटेनेंस करना, नहाना धोना, सफाई करना वगैरह, उसमें 2% फिजिक होने के कारण उतनी ही एनर्जी उसमें लगाई जाए। विचारों में परिवर्तन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 पद्धति। 12 क्या है? अंग्रेजी में इसी को 12 टिश्यूज रेमेडीज कहा जाता है, या इसको बायोकेमिस्ट्री पद्धति बोला जाता है। ये जो 12 टिश्यूज रेमेडीज हैं, इसी के आधार पे पहले कुछ आयुर्वेद में ऐसे 12 दवाइयों का भी जिक्र आता है। डॉक्टर डिशन करके हुए हैं, बहुत पुरानी बात है। हम लोग जब बच्चे थे, छोटे थे, तो हमारे पिताजी भी वो 12 दवाइयां घर में रखते थे। उस आवश्यकता के अनुसार हमें वो खिलाते थे।
तो वो भी 12 दवाइयां ही थी। विश्व में 12 राशि है। इसके आधार पर भी एक पुस्तक है जिसमें जन्म के दिन, वार दिवस, बर्थडे, उसके दिन कौन सा क्षार लेना चाहिए उसका भी एक जिक्र है। उसके ऊपर भी मैंने किताब पढ़ी थी। तो ये जो 12 क्षार पद्धति है, ये भी एक होम्योपैथिक फील्ड का ही एक छोटा फील्ड है। इसको हम लोग होम्योपैथिक फील्ड ही मान सकते हैं। अब हमको इसमें फर्क क्या है ये देखना है। इसमें केवल फर्क इतना ही है कि ये जो 12 दवाइयां मानी गई है, 12 सॉल्ट्स माने गए हैं, हर सॉल्ट में होम्योपैथिक की कई दवाइयां, उसके लक्षण सम्मिलित है। कहने का मतलब एक सॉल्ट और उसमें लक्षण कितने दवाइयों के हैं होम्योपैथिक के, 10, 12, 15 वगैरह, तो सभी किताब में उसमें जिक्र किया है कि कौन से सॉल्ट में होम्योपैथिक के कौन कौन सी दवाइयां। अब इसका महत्व हमारे निसर्गोपचार पद्धति में कैसा हो या क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। मैंने गईटा में एक जिक्र किया था कि इंसान को दो अतड़ियां होती है, एक छोटी 22 फीट की और 5.5 फीट की बड़ी, जिसको हम लोग कोलन बोलते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में धीरे 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 नीचे आता है, और जब वो बड़ी आंत में जाता है, जो जिसकी लंबाई 5.5 फीट है, उसमें सॉल्ट्स का एब्सॉर्प्शन हो। बड़ी अतड़ी को 71 पॉइंट्स में विभाजित किया हुआ है। मैंने शायद उसका चित्र आपको बताया भी था, एक बार फिर मैं बता देना चाहूंगा। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में एक डॉक्टर N.W. वॉकर हुए। इनका एक यह रिसर्च है कि बड़ी आंत में जो एब्सॉर्प्शन होता है वो सॉल्ट सॉल्ट के रूप में होता है। उन्होंने 12 सॉल्ट्स की एक नीचे लिस्ट दी हुई और कोलन को 71 पॉइंट्स में विभाजित किया हुआ है। 71 पॉइंट्स। अब ये जो कोलन है, ये कोलन के 71 पॉइंट्स शरीर के अलग अलग अंगों को जुड़े हैं। अभी जैसे इसमें एक 25 नंबर का पॉइंट है जिसके ऊपर पैंक्रियास करके लिखा हुआ है। अब 25 नंबर के पॉइंट पे उसमें लिखा हुआ है कि एक सिलिका नाम का सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है। सिलिका जो बाराक्षार पद्धति में सिलिका सॉल्ट, और वह पैंक्रियास को सप्लाई होके पैंक्रियास को हेल्दी रखता है। हमारे शरीर में खून का एक बड़ा महत्व है। खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों का खाद्यान्न है। जैसे हम पेट में खाना डालते हैं और अपने को तंदुरुस्त महसूस करते हैं, तो वैसे ही खून पूरे शरीर में घूमता है, और खून में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो शरीर के अलग अलग अंगों को सप्लाई होके वो अंगों को तंदुरुस्त रखते हैं। तो वैसे ये जो सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं अलग अलग, कुल 12 सॉल्ट हैं।
71 पॉइंट के ऊपर उसका एब्सॉर्प्शन होता है। कई जगह वे सॉल्ट रिपीट होते हैं। अब वो सॉल्ट कौन से क्या है, इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। अब सवाल क्या आता है कि ये सॉल्ट का इंपॉर्टेंस क्यों हुआ है। ये NW वॉकर थे एरिजोना प्रांत के, उन्होंने इसके ऊपर जिक्र किया है। क्योंकि कोलन में खाना हजम होके नीचे नीचे जाता है और पूरी जिंदगी भर ये प्रोसेस चलती है। जैसे लोहे के पाइप में पानी बहते बहते जब लोहे का पाइप पुराना होता, हम लोग जब बदलने जाते हैं या उसमें कोई डैमेज हुआ तो रिप्लेस करते हैं, तो जब उसको खोलते हैं तो अंदर देखते हैं कि क्षारों का जमावड़ा हुआ है। अंदर में सफेद सफेद क्षार अंदर लेयर फॉर्मेशन करके रखा है। तो वैसे ही बड़ी आंत में भी लेयर फॉर्मेशन होता है। उसका डाया 1.25 इंच जो भी डाया है वो नैरो हो जाता है लेयर फॉर्मेशन के कारण। दूसरी बात, वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब जो भी खाएंगे हम उसमें से खिंचाव होता है। जैसे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराग होते हैं, जिससे ऑक्सीजन खींचा जाता है और शरीर की गंदगी बाहर आती है। वैसे ही बड़ी आत्मा होता है। परफोरेटेड होने के कारण जो भी हम लोग खाएंगे उसमें से सॉल्ट का खिंचाव होगा। जो आवश्यक तत्व जिस पॉइंट के ऊपर है वो आवश्यक है वो खींचे जाएंगे। उस पे आंखों का पॉइंट है, कान का है, ब्रेन का है, जबान का है, लिवर का है, किडनी, हार्ट, सभी चीज के पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स, और अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग सॉल्ट खींचे जाते हैं। कुल सॉल्ट केवल और केवल 12। अब इसमें सॉल्ट का खिंचाव अच्छी तरह हो, इसलिए मैंने गए टाइम भी जिक्र किया था कि कोलन को हमको साफ सुथरा रखना है। अगर साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर पानी छोड़ के कोलन को क्लीन करने की पद्धति। पानी किस प्रकार से, एनिमा एक पंप या पॉट आता है। मैंने लास्ट टाइम एनिमा का आपको चित्र भी बताया था, एक पंप वाला एनिमा। उस पंप वाले एनिमे से अगर हम पानी अंदर छोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो कोलन की जो चिपकन है, जो लेयर फॉर्मेशन हुई है, वो धीरे धीरे छूटते हैं। कोलन की गंदगी निकलने में भी कई दिन लग जाते हैं, इतना आसान नहीं है। मगर ऊपरी जो लेयर होता है, लेयर ऐसे 3 प्रकार के लेयर को हम मानते हैं। एक ऊपरी सतह का लेयर, बीच वाला एक लेयर, और तीसरा जो है वो डेप्थ में रहता है, उसमें चिपकन होती है, वो जल्दी नहीं निकलती। और इसीलिए नेचुरोपैथी में जो प्रयोग हुए हैं एनिमा के ऊपर, मेरे ही एक कलीग हैं जिन्होंने 3-3 महीने जवान व्यक्ति को न खाने के ऊपर लाया, कहने का मतलब नींबू शहद पानी पे उपास कराया और एनिमा लगातार देकर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 3 महीने के उपास में भी आखिरी आखिरी क्षण में अंदर से गंदगी निकलती थी। कहने का मतलब अंदर, शरीर के अंदर गंदगी एब्जॉर्ब कंडीशन में पड़ी रही। मेरे एक बात जरूर है कि इस पद्धति को अपनाते समय किसी विद्वान व्यक्ति का सहारा ले, मार्गदर्शन ले, तभी इसको अपनाए। गए टाइम हमने नवरात्र उपवास के संबंध में बात की थी। 9 दिन के उपवास कुछ खास, कहने का मतलब रिस्क नहीं रखते। 9 दिन के उपवास आसानी से किए जा सकते हैं, इसलिए, और उसकी मैंने पद्धति भी आपको बताई। मगर उससे ज्यादा अगर किसी को प्रयोग करना है तो निश्चित एक्सपर्ट्स ओपिनियन ये मायना रखेगा। अब ये जो सॉल्ट खींचे जाते हैं एनिमा के माध्यम से, कोलन को हम क्लीन करेंगे और
क्लीन करने के बाद खाने में से धीरे धीरे सॉल्ट का एब्सॉर्प्शन होगा और खींचे हुए सॉल्ट शरीर के अलग अलग अंगों को सप्लाई होके वो अंग सुचारू रूप से काम करेंगे, वे अंग हेल्दी रहेंगे। जिस अंग का जो कार्य है वह इफेक्टिवली करता रहेगा। कानों से सुनाई अच्छा देगा, आंखों से रोशनी बढ़ेगी, ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। अभी सॉल्ट्स के बारे में, जो 12 प्रकार के सॉल्ट है उसमें 12 में एक फ्लोराइड है। फ्लोराइड जिसका नाम फुल फॉर्म है कल्केरिया फ्लोरिका। कल्केरिया फ्लोरिका, उसको कहने का मतलब एक फ्लोराइड। कुल 5 फॉस्फेट्स हैं। 5 फॉस्फेट्स हैं जिसका जिक्र है फेरम फॉस, मैकफॉस, कालीफॉस, कल्केरिया फॉस एंड नेट्रम फॉस। कुल 5 फॉस्फेट्स। पोटेशियम है एक, जिसको काली मूर बोला जाता है, पोटेशियम। उसके बाद एक सिलिका है, सिलिका एक ही है, सिलिका यानी वालू। और सबसे आखिरी में सोडियम एक है, जिसको फुल फॉर्म में जिसको नेट्रम मूर बोला जाता है। नेट्रम मूर का मतलब होता है नमक। तो ये कुल 12 सॉल्ट है। 12 सॉल्ट के अलग अलग लक्षण है, उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र आगे करूंगा ही। मगर एक बात हमें याद रखनी है, सॉल्ट्स तो नेचुरल कोर्स में अंदर खींचे जाते हैं, ये बात सही है। साथ ही साथ ये सॉल्ट मार्केट में भी अवेलेबल है, ओरली भी उसको लिया जा सकता है। और हमारे एक मेरे परिचित व्यक्ति हैं, बहुत साल पहले मेरे यहाँ आए थे। उन्होंने इन सॉल्ट्स को यानी अध्ययन करने के पश्चात कुछ सॉल्ट पानी में डाल के उसका एनेमा भी लेने की कोशिश की। और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जो सॉल्ट खींचे जाते हैं तो एनेमा पानी में डाल के अगर मैं उसका एनेमा करूं तो निश्चित है वो रेडीमेड सॉल्ट जो है सिस्टम में खींचे जाएंगे। ऐसा उनका एक मानना था। हालांकि वो उनका प्रयोग था, परिचय के तौर पर मेरे यहाँ आए थे। बाद में उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मगर दुनिया में जैसे एरिजोना प्रांत के एनडब्ल्यू वॉकर ने प्रयोग किए हैं और कुछ किताब पब्लिश की, ज्ञान लोगों तक पहुंचाया, वैसे समाज में कई लोग ऐसे हैं कि सब खुद पे प्रयोग करते हैं। उनका प्रयोग ही उनका किताब होता है और जो आया हुआ अनुभव है वो पब्लिश करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। जब तक कोई व्यक्ति प्रयोग ना करे अनुभव कैसे आएगा? ज्ञान का तो भंडार है। हम लोग इधर करते हैं कि यूरोप में हवाई जहाज जब का संशोधन हुआ तो वो तो हवाई जहाज का जिक्र हमारे पुराने ग्रंथों में मान लिया, मगर प्रयोग किसने किया? प्रयोग तो फॉरेनर ने किया ना। मैं अक्सर देखता हूं प्रदेश में रिसर्च वर्क बहुत चलता है, हालांकि गवर्नमेंट का एनकरेजमेंट में भी उनको बहुत है। हमारे देश में भी अभी शुरू हुआ है। कई लोग इस पर प्रयोग करते हैं, रिसर्च करते हैं और किताबें पब्लिश करते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। ये जो सॉल्ट हैं जो मैंने आपको अभी जिक्र किया, इस सॉल्ट के अलग अलग गुण हैं। जैसे एलोपैथिक सिस्टम में मल्टीविटामिन सिस्टम है, विटामिन ए बी सी डी वगैरह। हालांकि विटामिन ए जिसको बोला जाता है वो नेचुरल, उसका नाम विटामिन ए नहीं है। अलग अलग गुणधर्मों के आधार पे अल्फाबेटिकल उसको नंबर्स दिए हैं। विटामिन ए, ए का मतलब हो जिसपे विटामिन ए का असर आंखों पे अच्छा मिलता है। विटामिन बी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फायदेमंद है। विटामिन सी में कैल्शियम है, विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, उसका हमको फायदा होता है। कहने का मतलब यह है कि ये नॉमेनक्लेचर ए बी सी डी ई एफ जी जो भी कुछ है, ये उनके गुणधर्म के आधार पे उसको अल्फाबेटिकल नॉमिनेशन दिया हुआ है। जैसे हर एक का एक अपना नाम होता है,
तो वैसे आंखों पे असर करने वाली जो भी विटामिन है उसका नाम ए रहेगा, बी फलाने का रहेगा। सूरज के किरणों में विटामिन डी है, उसको हम लोग डी बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये एक इंडिकेशन बताने के लिए, समझने के लिए इसको लिखा गया। मगर ये 12 जो सॉल्ट हैं वो खाने में से हमको मिलते हैं, और कुल 12 सॉल्ट अलग अलग गुण रखते हैं। उसका हम धीरे धीरे हमारे हर लेक्चर में एक एक सॉल्ट लेते हुए हम उसका जिक्र करेंगे, उसका गुणधर्म भी देखेंगे। मगर मेरी हिदायत इतनी ही रहेगी कि जो भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल करना चाहता है वो किसी एक्सपर्ट, जो भी इस फील्ड का हो, इसका नुकसान तो कुछ भी नहीं है, एक धेले का नुकसान है, मगर फिर भी सलाह मसलत करते हुए ही हमें इसको अपनाना है। इसका कारण है कि जो चीज आप अपनाते हो उसका एक विशिष्ट अनुभव आपको आता है, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि नजर में भी नहीं आते। जो एक्सपर्ट होता है, जिसका अध्ययन हुआ है, जिसने प्रयोग किया है, वह व्यक्ति आपको इसका परिचय कराएगा। भाई ये सॉल्ट आप लेते हैं, इसमें से आपको कैल्शियम मिलेगा, ये बताएगा। और फिर उसको शक्तिकृत इस्तेमाल करना है या शक्तिहीन, यानी बिल्कुल कम से कम शक्ति वाला इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आपको वो जानकारी देगा। हालांकि मैं ये सभी जानकारियां आप तक पहुंचने वाला हूं, मगर केवल मैं कहता हूं और आपने अपनाना, यह उचित नहीं होगा। तो इसलिए एक्सपर्ट्स ओपिनियन बहुत मायना रखता है। आप हालांकि मुझसे भी सलाह कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा नंबर पब्लिश हुआ है, आप मुझे रिंग करके भी बात कर सकते हैं। आप अपनी समस्या रखेंगे और मैं उसके ऊपर सोल्यूशन। अभी इसकी फिलॉसफी क्या है यह भी हम जानना चाहें। जैसे एलोपैथिक सिस्टम में मल्टीविटामिन की सिस्टम आगे आई। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आंखों में शिकायत आती है, आंखों की रोशनी कम होती है। विटामिन बी की या बी 12 की कमी आएगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी होगी तो दांतों में ठंडक लगेगी। कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो दांत कमजोर होंगे, रंग सफेद का पीला हो सकता है, हड्डियों में कमजोरी आ सकती है। तो ये इस प्रकार के जो एलोपैथिक सिस्टम में मल्टीविटामिन पद्धति आई है, वैसे ही इस बाराक्षार पद्धति में सॉल्ट सिस्टम है। और इसकी फिलॉसफी यह है कि शरीर के अंदर किसी भी सॉल्ट की कमी हो गई तो विशिष्ट प्रकार की बीमारियां होती है। यह फिलॉसफी। कहने का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्ट मे कॉज फॉर्मेशन ऑफ एनी डिसीज। कहने का मतलब डिसीज का भी जिक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है कोई भी डिसीज कोई भी सॉल्ट कमी होने से होता है, ऐसा नहीं है। कौन सा सॉल्ट कम होने से कौन सा डिसीज होता है, इसका भी अब अपना साइंस है। एक बात और मैं बता दूं, होम्योपैथिक फील्ड में या बाराक्षार पद्धति में एक खासियत है, इसका हर सॉल्ट शरीर के हर अंग पे काम करता है। अभी मान के चलिए कि मैंने एक पर्टिकुलर सॉल्ट लिया, पहले जैसे फ्लोराइड है, मैंने फ्लोराइड लिया जिसका संबंध हड्डियों से है, हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियों के ऊपर का जो लेयर होता है, दांतों के लेयर के ऊपर हम लोग एनामल बोलते हैं, हड्डियों के ऊपर का भी लेयर, हड्डियों के अंदर का मटेरियल, ये सब के लिए एक फ्लोराइड काम में आता है, जिसको कल्केरिया फ्लोरिका जैसे बोला जाता है। इसकी अगर कमी हो गई तो हड्डियों में कमजोरी आना, कहने का मतलब हड्डी कमजोर होना, ये खास उसके लक्षण आते हैं। वैसे ही एक फॉस्फेट है, कुल 5+5 है,
5 में का एक पर्टिकुलर फॉस्फेट है जिसको कल्केरिया फॉस्फेरिका बोलते हैं। अब कल्केरिया का मतलब कैल्शियम, तो कैल्शियम इसमें है। तो कैल्शियम की कमी दूर करने हेतु अगर इसको लिया जाए तो शरीर के अंदर जो कैल्शियम का बैलेंस है उसको मेंटेन करने में यह सॉल्ट हेल्प करता है। मगर यह सॉल्ट टॉप टू बॉटम हर ऑर्गन पे काम करता है, ये इसके खास फिलॉसफी। अगर मान के चलिए किसी ने गलती से कोई सॉल्ट ले भी लिया तो नुकसान कुछ नहीं, क्योंकि हर ऑर्गन के पे वो काम करेगा। मगर वह सॉल्ट सबसे ज्यादा किस ऑर्गन पे काम करता है, यही एक किताबों का ज्ञान है। वही हमको देख के हमको आगे बढ़ना पड़ता। अब जैसे एक कालीफॉस नाम का सॉल्ट जो ब्रेन पे काम करता है, उसकी खासियत है वो ब्रेन की, कहने का मतलब एफिशिएंसी को मेंटेन करता है। किसी को चक्कर आता है, किसके लॉस ऑफ मेमोरी है, इसके ऊपर वह सॉल्ट बढ़िया काम करता है। मैं इसको हमेशा ब्रेन टॉनिक बोलता हूँ, ब्रेन टॉनिक। अगर इस ये लिया जाता है तो ब्रेन पे तो असर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आंखों पे, कान पे, जबान पे और एंटायर बॉडी पे भी वो असर करेगा। अब मेरे पास एक किताब है, 12 टिश्यूज रेमेडीज, 12 टिश्यूज रेमेडीज, अंग्रेजी किताब है। ये जैन पब्लिशर ने पब्लिश की हुई है। और ये जो बायोकेमिस्ट्री का जो 12 क्षारों का जो रिसर्च हुआ है, ये डॉक्टर शुशलर करके हुए। डॉक्टर शुशलर, बहुत पुरानी बात है, यानी 80s में, मुझे 1800 मान के चलिए, 1837-38 इस दरमियान की बात है। उस पर रिसर्च करके उन्होंने इस थियरी को आगे लाया। अभी फॉस्फेट्स में मैंने आपको दो सब फॉस्फेट बताए, कालीफॉस, कल्केरिया फॉस। उसके आगे भी जो फॉस्फेट्स हैं वो धीरे धीरे हम जैसे हर लेक्चर में जिक्र करेंगे। हर फॉस्फेट हर फॉस्फेट का गुणधर्म मैं आपको बताऊंगा। तो 5 फॉस्फेट्स अगर मिला के अगर हमने प्राशन किया तो ये होम्योपैथिक या बायोकेमिस्ट्रिक फील्ड में एक बढ़िया टॉनिक करके माना जाता है। मैं अक्सर स्विट्जरलैंड के ये 5 फॉस्फेट्स का एक पैक मंगवाता हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत सुंदर, जिसमें हेमोग्लोबिन बढ़ाने में भी इसकी सहायता है, एनर्जी लेवल बढ़ाने में भी यह सहायक है, एनीमिक कंडीशन को यह दूर करता है। कुल मिला के ये जो सॉल्ट्स हैं, चाहे ब्रेन के लिए इस्तेमाल करो, चाहे शरीर के लिए इस्तेमाल करो, यह हर अंग को सुचारू रूप से चलाने हेतु फायदेमंद है। तो यह फिलॉसफी आपको याद रखनी है कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी सॉल्ट मे कॉज मल्टीपल डिसीजेस, कोई भी प्रकार की रोग होते हैं। और उसको दूर करने हेतु अगर हमने सॉल्ट लिए पर्टिकुलर, तो वह डिसीज दूर होते हैं, यह माना गया है। अभी ये जो 12 सॉल्ट हैं, मार्केट में इंडिविजुअल सॉल्ट भी आपको अवेलेबल होता है। 12 में के जो भी किसी ने अगर आपको एडवाइस किया है कि भाई आपको कैल्शियम की जरूरत है तो आप कैल्शियम का यह सॉल्ट ले आओ, तो सिंगल सॉल्ट भी अवेलेबल है, 12 सॉल्ट, 12 प्रकार के। उसको शक्तिकृत भी किया गया। शक्तिकृत का मतलब उसके अलग अलग पावर। तो 12 सॉल्ट भी अवेलेबल है, उसके कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल। कॉम्बिनेशंस कुल 28 है, 28 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट रोगों के ऊपर है। उसका मैं जैसे आवश्यकता के अनुसार उसके बारे में भी जिक्र करूंगा आपको। अभी
इसको शक्तिकृत कैसे किया जाता है? थोड़े आपके जानकारी हेतु मैं, जैसे आयुर्वेद में आयुर्वेदिक दवाइयों को शक्तिकृत किया जाता है। किस पद्धति से? खलन पद्धति से। कहने का मतलब वो आयुर्वेद की दो चार दवाइयां डाल दी और ऊपर से उसको प्रेशराइज करके खलन किया, उसको खलन बोलते हैं। कूटा, मराठी में हम लोग कूटने की भी प्रक्रिया बोल सकते हैं, मगर घर्षण के माध्यम से वह शक्तिकृत होता है। कूटने के बजाय अगर उसको घर्षण के माध्यम से इस्तेमाल किया जाए तो वो सॉल्ट शक्तिकृत होता है। अब इसकी पद्धति क्या है ये भी समझ लीजिए। हम लोग अक्सर अज्ञान में जीते हैं। हमारे यहाँ होम्योपैथिक फील्ड के बारे में या बाराक्षार की पद्धति के बारे में गलत फहमियां बहुत है। इसको थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। अभी उदाहरण के तौर पे इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट लेता है इंजेक्शन के माध्यम से। अब इंसुलिन जिस माध्यम से बनाया जाता है, मान के चलिए कोई एक सब्सटेंस है जिससे इंसुलिन बनता है, तो उसको इंजेक्ट करके शरीर की जो इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है उसको सपोर्ट करके बढ़ाया जाता है। जितनी आवश्यकता शरीर में इंसुलिन की है उसको बैलेंस किया जाता है। अब होम्योपैथिक फील्ड में भी इंसुलिन आता है। वो भी जो मैं अभी पद्धति आपको बताने वाला हूं उसी पद्धति से भी बनाया जाता है। अभी मान के चलिए हमने एक इंसुलिन के पाउडर ली। अब पाउडर ली, 1 ग्राम पाउडर अगर हमने इंसुलिन के लिए, तो उसके में 9 ग्राम मिल्क पाउडर मिलाई जाती। 9 ग्राम मिल्क पाउडर मिलाई जाती। कहने का मतलब रेशियो क्या हुआ? 1:9। 1:9 ये रेशियो हो गया। तो 1 ग्राम पाउडर इंसुलिन के पाउडर, उसमें 9 ग्राम मिल्क पाउडर मिलाई और 2 घंटे तक उसका खलन करते गए। आजकल तो हालांकि मशीन आ गए, तो मशीन आ गई तो इंसान को मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो उसका 2 घंटे तक खलन किया। खलन करने के बाद में वह मिल्क पाउडर ये इंसुलिन पाउडर के माध्यम से शक्तिकृत हो गई। शक्तिकृत कौन हुआ? इंसुलिन नहीं हुई, शक्तिकृत मिल्क पाउडर। इंसुलिन के जो गुणधर्म है वह वो मिल्क पाउडर में आ गए और उसको हमने शक्तिकृत किया 2 घंटे खलन करते हुए। अब इसको नंबर क्या देंगे? 1 ग्राम इंसुलिन के पाउडर, 9 ग्राम मिल्क पाउडर, ये कुल हो गए 10 ग्राम। मगर 2 घंटे मेहनत करने के बाद उसकी जो शक्ति हुई है वह 1 पावर हुआ है, 1। ये 12 अक्षर पद्धति को शक्तिकृत करने की पद्धति है जिसको हम लोग पोटेंटाइजेशन बोलते हैं। पोटेंटाइज करना। मगर 12 दवाइयां अलग होने से उसका परिचय हो, इसलिए उसको 1x बोला जाता है। 1 पावर कहने का मतलब 1x। x जो है वो 12 अक्षर को अलग करता है और c ये होम्योपैथिक को पोटेंटाइज की है ये बताने के लिए उसको अलग करता है। कहने का मतलब जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं उसमें पावर को c लिखा जाता है और 12 अक्षर में x लिखा जाता है। अब ये एक 1x हुआ। अब इसमें से हमने 1 ग्राम पाउडर फिर निकाली। अब ये 1 पावर हो गई पाउडर मिल्क पाउडर की, उसमें से 1 ग्राम पाउडर दोबारा हमने निकाला। इसमें 9 ग्राम मिल्क पाउडर फिर मिला दी और फिर उसका खलन हमने शुरू किया 2 घंटे तक। ये मिल्क पाउडर दोबारा शक्तिकृत हुई। वो इंसुलिन पाउडर के सब गुण उसमें आ गए। 2 घंटे के बाद में ये पाउडर की शक्ति कितनी हुई? 2। उसके बाद उसमें से फिर हमने 1 ग्राम पाउडर निकाली, उसमें 9 ग्राम पाउडर फिर हमने मिला दी मिल्क पाउडर,
और फिर 2 घंटे तक खनन किया। 2 घंटे के बाद वो मिल्क पाउडर की शक्ति 3 हो गई। कहने का मतलब जब 2 घंटे पहले किए 1x, दोबारा किए 2x, और तीसरी बार जब किए तो वह पावर 3x मानी जाएगी। अभी आप इसमें देखिए कि ओरिजिनल सब्सटेंस 1 ग्राम है और 3 बार जो प्रक्रिया हुई है उसमें वो ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं के बराबर है और मिल्क पाउडर ही ज्यादा है। मगर ये खलन प्रक्रिया के माध्यम से मिल्क पाउडर शक्तिकृत हुई है, उसमें इंसुलिन पाउडर के गुणधर्म आ गए हैं। और अक्सर 12 अक्षर पद्धति में 3 पावर इस्तेमाल करने की पद्धति, पहले जमाने में केवल 3 पावर इस्तेमाल होती थी और धीरे धीरे यह शक्तिकृत करने की प्रक्रिया बढ़ाते बढ़ाते 6, 12, 30, 200, 1000 इस प्रकार से इसकी शक्तिकृत करने की प्रक्रिया होती है। सो मार्केट में अक्सर आपको 3x या 6x यह पावर्स के मिल्क 12 अक्षर की दवाइयां मिल जाती है। जब हम 6 के ऊपर जाते हैं 12, 30, 200, तो उस समय दवाइयों का प्रमाण 6 के बाद एकदम नहीं के बराबर हो जाता है, मगर पोटेंटाइजेशन ज्यादा होता है। कहने का मतलब 6 के बाद पोटेंसी ज्यादा और दवाई कम, यह सिलसिला आगे बढ़ता है। और पोटेंटाइज दवाइयां अक्सर एक्सपर्ट लोग जो हैं वे इस्तेमाल करते हैं। 200 पावर तक 200x तक मार्केट में 12 अक्षर अवेलेबल है, 200x। मगर उसके ऊपर जब 1000 पावर होती है तो उसको होम्योपैथिक फील्ड की दवाइयां मानी गई है, क्योंकि यही 12 अक्षर होम्योपैथी में भी है। फर्क मैंने आपको बताया कि ये 12 दवाइयां इस प्रकार से चुनी गई है कि जिसके एक दवाई में कई दवाइयों के गुणधर्म, और इसलिए ये 12 दवाइयों का फील्ड एक ग्रुप अलग बना दिया। और यह असर जो शरीर पे करता है वो डेफिशिएंसी कवरेज के आधार पर करता है, और इसीलिए ये फील्ड अलग माना गया है। और इसमें कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग इसका अध्ययन करते हैं, घर में प्रयोग करते हैं, और मैंने देखा है। और इसकी फिलॉसफी मैंने आपको बोली कि दुनिया में जितने भी रोग है, चाहे डायबिटीज भी, चाहे पैरालिसिस, जितने भी दुनिया में रोग हैं, सभी रोग ये 12 दवाइयों में सम्मिलित है। कहने का मतलब 12 दवाइयों से ही सभी दुनिया के रोगों का इलाज होता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आंखें बंद करके 12 के 12 खा लें, हालांकि है, ऐसे भी प्रैक्टिशनर्स हैं। क्योंकि जो 28 नंबर का इसका कॉम्बिनेशन है, लास्ट कुल 28 है, जो लास्ट कॉम्बिनेशन में है उसमें 12 की 12 दवाइयां आती हैं। अब मैंने ऐसे कई डॉक्टर्स देखे, कई प्रैक्टिशनर देखे कि पेशेंट की हिस्ट्री लेने में वक्त ज्यादा जाता है, पेशेंट भी तंग आ जाता है, और इसलिए 12 की 12 दवाइयां मिला देते हैं, या 5 या 6 मिला देते हैं और वो पेशेंट को दे देते हैं। नुकसान तो कुछ होना नहीं है, फायदा ही फायदा होना है। सवाल ये आता है कि जिस सॉल्ट की हमें जरूरत नहीं है वह सॉल्ट, मैंने जैसे 4 आउटलेट्स आपको बताए थे, पेशाब का मार्ग, टट्टी का मार्ग, कप फेंकने का मार्ग और स्किन का मार्ग, ये 4 आउटलेट से बॉडी की गंदगी बाहर फेंके जाती है। वैसे ही जो भी सॉल्ट हमारे शरीर को आवश्यक नहीं है वो ये 4 आउटलेट में से बाहर फेंके जाते हैं। और सवाल ये आता है कि फेंके जाना तो बुरी बात नहीं है, जो आवश्यक नहीं शरीर के बाहर निकल गया। सवाल ये आता है कि उसके लिए पैसे गिने हमने, हमने अपना समय बर्बाद किया, तो हमारा नुकसान है। और इसीलिए आवश्यक ही सॉल्ट इस्तेमाल हो, क्योंकि मैंने कहा कि आवश्यक सॉल्ट इस्तेमाल करते समय हर सॉल्ट में हर ऑर्गन के ऊपर काम करने की क्षमता है, इसलिए फायदा तो है ही। पैसा कम जाएगा, समय कम जाएगा, और फायदा होना है तो होके रहेगा। तो कहने का मतलब हमको
ये सॉल्ट का इस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने जैसे आपको शक्तिकृत करने की प्रक्रिया बताई, और इसी के आधार पर एक जानकारी के तौर पे आपको बता दूं कि इंसुलिन एक मात्रा में, 3 मात्रा में, यानी 3x और 6x, ऐसे पोटेंटाइज कंडीशन में 3x, 6x, 1x, ऐसे पोटेंटाइज अवस्था में मार्केट में अवेलेबल। जो लोग इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन लेते हैं, वो अगर पाउडर या टैबलेट के माध्यम से भी लें तो रिजल्ट आपको मिलते हैं। हालांकि कंडीशन एक ही, एक्सपर्ट्स ओपिनियन इज मोर इम्पोर्टेंट, अपने मन से नहीं। अब मुझे इस फील्ड में काम करते करते 55 साल हो गए। 55 साल, कम से कम आप 5 साल तो अनुभव करिए, उसके बाद भले ही आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे। मगर अध्ययन, सर्वप्रथम खुद के ऊपर प्रयोग, और उसके बाद में दूसरे के ऊपर प्रयोग, यह सिलसिला अगर आप अपनाते हैं, मैं मानता हूं कि इसमें फायदा बहुत है। अभी थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने 12 पद्धति के बारे में आपको बताया, उसी प्रकार से होम्योपैथिक फील्ड के एक जानकारी आपको मैं देना चाहूँ। होम्योपैथिक फील्ड की दवाइयां कैसे बन, देखिए, ज्ञान रहना कुछ बुरी बात नहीं है। केवल ज्ञान का इस्तेमाल करते समय ज्ञानी की सलाह लेना इंपॉर्टेंट, केवल वही हिदायत। ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि भाई डॉक्टर होने वाला ही विद्यार्थी अध्ययन कर सकता है और बाकी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग योगा क्लास में शपथ लेते हैं, स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त करना भी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, प्रयोग करना भी मेरी जिम्मेदारी है। और अनुभव लेने के बाद अगर मुझे किसी को बताना है, हाँ, उसमें अड़चने होती। अगर मैं तज्ञ हूं, एक्सपर्ट हूं, तो ही मैं किसी को सलाह दे सकता हूं, वरना नहीं। अपनी कमियां हमको जानना बहुत जरूरी होती है। हर व्यक्ति ज्ञानी है, हर व्यक्ति समझता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, मगर हर ज्ञानी ने मुझ में क्या कमियां हैं यह भी जानना जरूरी। और इसीलिए वह कमियां जानना यह भी एक अध्ययन का ही पार्ट है, यह हम ना भूलें। अभी होम्योपैथिक फील्ड की जो पद्धति दवाइयां हैं वो किस प्रकार से बनती है, ये थोड़ी सी एक जानकारी के तौर पे आपको मैं देना चाहूंगा। अभी जैसे हमने एक सेंटीग्रेड पद्धति देखी, यानी 1:9, वैसे 1:99 इस पद्धति को हम समझने की कोशिश करें। अभी जैसे मान के चलिए 1 ml, 1 ml एक ओरिजिनल कंटेंट हमने ली, एक पर्टिकुलर दवाई ली, मान के चलिए 1 ml। अब इसमें तुलसी का काढ़ा भी हो सकता है, एक्सट्रैक्ट ओरिजिनल। अब मान के चलिए कि तुलसी को क्रश किया हमने, एलोवेरा का गुदा निकाल के उसको क्रश किया, तो या पालक, पालक को क्रश करके उसका ओरिजिनल हमने जूस निकाला, तो ये ओरिजिनल लिक्विड हमने 1 ml लिया, 1 ml, और उसके अंदर हमने 99 ml अल्कोहल को डाल दिया, 99 ml, 1:99, और शेकिंग करते रहे 2 घंटे। शेकिंग प्रोसेस है, इसमें खलन नहीं है, इसमें शेकिंग प्रोसेस, ये लिक्विड है, खलन सॉलिड का होता है। तो ये जो लिक्विड है इसको शेक कर रहे हैं। आजकल मशीन निकली है, वो वाइब्रेटर्स उसमें रहते हैं, वो वाइब्रेट करता है, और पर्टिकुलर उसमें समय दिया जाता है। कंप्यूटराइज सिस्टम सब हुई है आजकल। तो उसमें 1 ml अगेंस्ट 99 ml को शेकिंग प्रोसेस के माध्यम से 2 घंटे के बाद वह 99 ml अल्कोहल पोटेंटाइज हो जाता है, और ये जो 1 ml पालक
तुलसी, एलोवेरा, ये जो ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट है उसके जो भी गुणधर्म है वो 99 ml अल्कोहल में आ जाते हैं। अब उसकी पावर कितनी हुई? 1C, सी फॉर कैलकाटा, 1C, ये उसकी पावर। उसके बाद में उसमें से हमने 1 ml फिर निकाला, उसमें 99 ml फिर हमने मिला दिया अल्कोहल, और फिर 2 घंटे चेकिंग की। उसकी पावर कितनी हुई? 2C। उसमें से फिर हमने 1 ml निकाला, 99 ml अल्कोहल डाल दिया, और फिर उसको शेक किया 2 घंटे। उसकी पावर कितनी हुई? 3C। अब होम्योपैथी या 12 अक्षर पद्धति में जो प्रयोग हुए हैं पावर के संबंध में, पोटेंटाइजेशन के संबंध में, उन्होंने ये पाया है कि 3 पावर, 6 पावर, 12 पावर, 30 पावर, 200, 1M वगैरह। 1M का मतलब 1000। तो ये जो पावर्स हैं, ये पावर्स के ही शरीर के ऊपर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मगर कुछ विद्वानों ने अलग प्रयोग किए। अलग का मतलब जैसे 1C या 1X मैंने पावर बनाए, उसके भी प्रयोग करके देखे, उसके भी बढ़िया रिजल्ट मिले। मगर वर्ल्ड में जो मानी हुई पावर्स हैं वो यही है 3, 6, 12, 30, 200 वगैरह वगैरह। तो ये वर्ल्ड में इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट करते समय यही पावर्स स्वीकार की है। मगर उसकी जो दवाइयां आजकल कॉम्बिनेशंस आने लगे हैं, वो कॉम्बिनेशन में अलग अलग पावर्स को इस्तेमाल करते हैं। 1 पावर को भी करते हैं, 3 पावर को भी करते हैं, या कभी कभी मैंने देखा है कि 2 पावर को भी किया जाता है। तो ये तो विद्वान लोगों का अध्ययन है, उनका परिणाम है। अभी इसको थोड़ा एक प्रश्न के तौर पे मैं आपको, हो सकता है ये प्रश्न किसी व्यक्ति का आए, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। ऐसा प्रश्न ऐसा आता है कि भाई ओरिजिनल जो दवाई है वो तो बहुत कम है, आपने तो मिल्क पाउडर ही ज्यादा डाल दी, आपने तो अल्कोहल ही खूब मिला दिया, तो दवाई तो अच्छी नहीं। फिर भी होम्योपैथिक दवाई इतने महंगे कैसे? सवाल किसी हर एक व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है। मैंने तो लेते समय ओरिजिनल सब्सटेंस 1 ग्राम लिया, उसके बाद में तो केवल मैं उसमें मिल्क पाउडर ही मिलाता रहा, तो ढेर सारी दवाई मेरी बन गई। 3X बनी, 6X बनी, 30X बनी। तो मुझे तो खर्चा तो केवल मिल्क पाउडर का आया, ओरिजिनल सब्सटेंस तो एक ही ग्राम है। फिर भी दवाइयां महंगी कैसी? इसका कारण है कि मिल्क पाउडर कोई सस्ता नहीं है। दूसरी बात, अल्कोहल जो है काफी महंगा है। इसका कारण है कि डिस्टिलरीज में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, हर दवाई में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। होम्योपैथिक दवाइयां जो टॉनिक्स इस्तेमाल होते हैं उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब अल्कोहल कई जगह इस्तेमाल होता है, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्सेस बहुत बढ़ा दी, और इसीलिए इसके कॉस्ट बढ़े हुए। हालांकि अगर इसकी प्रिपरेशन सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो ये सबसे सस्ती दवाई है। मुझे एक उदाहरण के तौर पे मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत साल पहले एक शादी में मैं मुंबई में आया था। हमारे नितिन गडकरी साहब के बहन के लड़के की शादी थी। वो शादी में मैं आया था, पूरे दिन शादी में था। तो वो भांजे के 3 फ्रेंड्स जर्मनी से आए थे, जर्मनी। अब टूटी फूटी अंग्रेजी वो बोल लेते थे, तो मैंने एक कुतूहल के तौर पे उनसे चर्चा की। वो चर्चा मैंने इसलिए शुरू की कि हुआ क्या कि वो जैसे भारत में आए तो इनके घर पे उतरे। अब दोस्त का घर, अब दोस्त की माँ ने, अब जर्मन के स्टूडेंट्स आए, इंग्लैंड से आए, तो उनको बढ़िया इंडियन खाना परोसे। अब इंडियन खाने में क्या? झुनका भाकर,
अब इनको लगा कि अपने को इतना पसंद है तो जर्मनी के स्टूडेंट को खिला के देखे। अब खिलाया तो जर्मनी से आए और आते बराबर झुनका भाकर खाएंगे तो हजम कहाँ से होगा। तकलीफ हुई। तकलीफ हुई तो वो पूछने लगे अंग्रेजी में। उन्होंने पूछा, आपके पास रस्टॉक्स है, आपके पास पल्सिटिला है? कहने का मतलब ये होम्योपैथिक दवाइयों के नाम है। पूछा उन्होंने। अब मेरे कान खड़े हो गए। यानी कि ये स्टूडेंट के दवाइयों के नाम कैसे याद है? हमारे यहाँ एनासिन साइडोन के नाम हमको मालूम है, ये होम्योपैथिक दवाई के नाम कैसे? तो मैंने उनसे चर्चा की। मैंने पूछा कि किस प्रकार की दवाइयां आप इस्तेमाल करते हो? बोले होम्योपैथिक। मैंने कहा डू यू नो आयुर्वेद? मैंने कहा नो। डू यू नो एलोपैथी? नो। उनको कोई भी क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं थी, मगर होम्योपैथिक फील्ड के बारे में उनको जानकारी थी। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि मैंने कहा आपके देश में जर्मनी में कौन सी दवाइयां चलती है? बोले यही दवाइयां चलती है, होम्योपैथी। आज जर्मनी में ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में होम्योपैथिक दवाई चलती है। मेरा ये मानना है कि होम्योपैथिक फील्ड की या बाराक्षार पद्धति के जो भी दवाइयां हैं उस पर एक्सपेंडिचर बहुत कम है, खर्चा बहुत कम है, साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है नहीं ऐसी बात नहीं। अगर गलत दवाई दी जाए तो साइड इफेक्ट हो सकता है। इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं है, गलत फहमी है। होम्योपैथिक में भी साइड इफेक्ट है। इतना ही है कि साइड इफेक्ट कराना है या नहीं कराना है ये डॉक्टर तय करेगा। दवाई में इंडिविजुअली साइड इफेक्ट ना हो, मगर साइड इफेक्ट क्या है ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर सही रोग के ऊपर सही दवाई ली जाए तो रोग दुरुस्त होगा, मगर रोग के ऊपर गलत दवाई ली जाए तो वो जो पोटेंटाइज दवा है उसके गुणधर्म आपके शरीर में उतरेंगे। तो ये जो दवाइयों के गुण शरीर में उतरेंगे तो आपको तकलीफ होगी ना। और इसीलिए साइड इफेक्ट नहीं है ये मानना गलत होगा। साइड इफेक्ट जरूर है, मगर सही इफेक्ट के लिए सही तज्ञ और सही दवाई ये लेना आवश्यक है। तो ये बात आप थोड़ा याद रखें। उसके बाद बाराक्षार पद्धति में अगर कोई सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो 3x या 6x पावर्स सेफ पावर है, उसका आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। उसमें कोई तकलीफ होने वाली कोई बात नहीं है। और खास बात यह है कि हर दवाइयों के या हर सॉल्ट का एक्शन ड्यूरेशन होता है। हमारे पास लिस्ट है कि कौन से सॉल्ट की कितने एक्शन है या कोई से होम्योपैथिक दवाई की कितने दिन के एक्शन है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं या कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जिसकी एक्शन 24 घंटा रहती है, किसी के 3 दिन 7 दिन, मैक्सिमम मैंने देखा है 3 महीने तक एक्शन होने वाली दवाइयां। 3 मंथ्स, 90 डेज, एक ही खुराक 90 दिन चलेगी। और इसलिए कुछ ऐसे भी प्रैक्टिशनर्स मैंने देखे हैं कि पेशेंट को हेवी चार्ज करते हैं मगर केवल एक पुड़िया देते हैं, एक पुड़िया देते हैं और फिर 1 महीने के बाद बुलाते हैं। क्योंकि वो दवा, उसका एक्शन ड्यूरेशन कभी करीबन 90 दिन होता है, तो 90 दिन तो दवाई की जरूरत नहीं है। और इसलिए उसको मिनिमम 1 महीने के बाद बुलाया जाता है। अब पेशेंट को क्या लगता है कि डॉक्टर साहब ने तो दवाई दी नहीं और पैसे तो बहुत ऐंठ लिए। सवाल यह आता है कि दवाइयों का चुनाव, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, और इसी के कारण वह आपको हेवी चार्ज करता है। अभी बॉडी में जो भी डिफिशियंसी होगी उसके आधार पे एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके आपको सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। और बिना कंसल्टेशन इस पे आप कुछ ना करें, ये मेरा मानना है। ज्ञान तो मैं आपको दूंगा,
क्योंकि मेरा ज्ञान और मेरा अनुभव इस आधार पे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, मगर बगैर सलाह, बगैर कंसल्टेशन आप ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो ना करें। इसमें हालांकि रिस्क कुछ भी नहीं, 0%, 0%, नो रिस्क। फायदा 99%। तो इतना कहते हुए मैं अपने लफ्ज को विराम दूंगा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। दादा बोला। हरिओम, हरिओम, हरिओम।